नमस्कार। आज की इस खास पेशकश में हमारे साथ हैं बिहार पुलिस के डीजीपी अभयानंद, जिनसे हम आतंकवाद, लॉ इन ऑर्डर और बिहार में इनकी प्राथमिकताओं के बात करेंगे। मैं हूं राजीव रंजन नाग। अभयानंद जी, आपके सामने एक और चुनौती आ गई है कि मुंबई में आतंकवाद की घटनाओं के तार बिहार से जुड़ रहे हैं। ये फ्रेज़ मैं कई बार सुन रहा हूँ, मीडिया के माध्यम से, अखबारों में भी पढ़ रहा हूँ। सच पूछे तो ये जो शब्द है घटनाओं के तार, इसका अर्थ मीडिया के लोग ही समझ सकते हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। घटनाएं हो रही हैं, मुंबई में होती हैं, चेन्नई में होती हैं, दिल्ली में होती हैं, कई जगहों पे होती हैं और वहाँ की पुलिस तहकीकात करती है। तहकीकात करने के बाद उनको कुछ जानकारी मिलती है, उस जानकारी के अनुसार वो आते हैं और अरेस्ट करते हैं। कुछ बिहार से भी अरेस्ट होते हैं, कुछ अन्य राज्यों से भी होते हैं। तो ये क्यों बनाया जा रहा है कि सिर्फ बिहार ही से लोग अरेस्ट होते हैं और एज इफ़ कि हम लोग उसको कोई प्रोटेक्शन दे रहे हों। शायद मीनिंग वो है कि तार जुड़ी हुई हैं और यहाँ प्रोटेक्शन मिल रहा है। तो आपकी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन या इंटरनल खुफिया एजेंसियों के द्वारा ये जानकारी नहीं मिली कि ऐसे कुछ लोग बिहार में कैंप कर रहे हैं या फिर शरण लिए हुए? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के ही दौरान इंटेलिजेंस मिलता है। इंटेलिजेंस कोई वॉइड में नहीं होता है और जिस टीम को इन्वेस्टिगेशन मिलता है वो टीम हमारे मातहत नहीं है। मुझे जानकारी इसकी नहीं रहती है कि वो क्या इन्वेस्टिगेशन करके लाते हैं, परंतु ये सत्य है और ये शाश्वत भी है कि अगर उनके पास एविडेंस है, वो वारंट लाएंगे कोर्ट से, तो प्रक्रिया के अनुसार हम उनकी पूरी मदद करेंगे। अगर कोई अपराधी यहाँ छिपा हुआ होगा या रह रहा होगा, मैं छिपा हुआ भी नहीं शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ, रह रहा होगा, तो उनकी हम पूरी मदद करते हैं कि वो अरेस्ट हो, उसका एक ट्रायल हो और उसको जो कानून में होना है वो हो। जी, मेरा सवाल ये था कि बिहार के खुद की जो इंटेलिजेंस एजेंसी हैं, क्या उनको इस बात की जानकारी थी कि ऐसे कुछ लोग बिहार में शेल्टर लेके बैठे हैं? बिल्कुल नहीं। बट जो जिस तरह से नाम आ रहे हैं बिहार के, उससे लग रहा है कि बिहार को बाहरी सरकारें या बाहरी पुलिस टारगेट कर रही है। मैं इस शब्द का भी नहीं इस्तेमाल करूंगा कि कोई टारगेट कर रहा है, परंतु ये जो शब्द इस्तेमाल किया जा रहा है कि उसके तार जुड़े हुए हैं, अगर इसका ये मीनिंग है कि कोई यहाँ प्रोटेक्शन दे रहा है तो ये गलत है। जिसको कहीं से भी, हम ही को अगर सूचना किसी क्राइम की मिलती है और उसके अपराधी हिमाचल प्रदेश में फ़र्ज़ कर लीजिए पाए जाते हैं, तो हम अपनी टीम भेजते हैं और वहाँ से अरेस्ट करके लाते हैं और वहाँ की पुलिस हमारी मदद करती है। तो ये एक बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेट करती है उसको जानकारी मिलती है। कई तरीके हैं जानकारी होने के। जो जिसका कांड ही नहीं है, जो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहा है उन मामलों में, उसको जानकारी मिलने का कोई अधिक स्रोत भी नहीं होता है। और जब हमको जानकारी मिलती है तो वो फाइनल स्टेज पे मिलती है, जब वहाँ की टीम आती है और एक वारंट लेके आती है, तो हम उनकी मदद कर देते हैं। उस मदद के अनुसार वो ले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उसको कोई यहाँ प्रोटेक्शन दे रहा हो या जानबूझ करके यहाँ रखे हुए, ऐसा नहीं। देश में जो अन्य राज्य यहाँ खासकर से नक्सलवाद प्रभावित, उसमें बिहार का नाम भी शामिल है। हाल के घटनाओं ने साबित किया है कि बिहार में वो सर उठा रहे हैं। एक समस्या है, जो आप उस शब्द को नक्सलवाद कहते हैं, मैं उसको नक्सलवाद नहीं कहता हूँ। मेरे लिए वो एक भारत सरकार के द्वारा प्रतिबंधित संगठन है। ऐसे कई संगठन हैं जो प्रतिबंधित किए गए हैं। उनके सदस्यों के द्वारा कार्रवाइयाँ की जाती हैं, घटनाएं की जाती हैं, तो उनको हम एक अपराध की तरह लेते हैं और अपराध की तरह उसका इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उस पर जो भी कार्रवाई होती है एक अपराध के तहत, वो कार्रवाई पूरी कर दी जाती है, जैसा अन्य के खिलाफ भी हो सकता है। MHA के लेटेस्ट रिपोर्ट में ये कहा गया था कि जो पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए जो फंडिंग है, सेंट्रल फंडिंग है, उसका बिहार पुलिस प्रॉपर इस्तेमाल नहीं कर रही, लैप्स हो रहा है। पता नहीं उनके रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है, परंतु जहाँ तक मुझे जानकारी है, हम लोग सिर्फ मॉडर्नाइजेशन का भारत सरकार ही फ़ंड नहीं दे रही है। बिहार सरकार से भी स्टेट प्लान में हम लोगों को फ़ंड मिल रहा है और कई चीज़ें हम लोगों ने ख़रीदी हैं। जो रिक्वायर्ड होती हैं वो हम लोग ख़रीदते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। अब ये भी नहीं है कि जो फ़ंड आ गया, अगर हम अपनी प्रक्रिया नहीं पूरी कर पाए, उसमें भी कई व्यवधान होते हैं। अगर नहीं पूरी कर पाते हैं तो नहीं खरीद पाते हैं। एक वर्ष नहीं खरीद पाएंगे, फिर अगले वर्ष ट्राई करते हैं।
क्या आपको लगता है कि ये नक्सलवाद की जो समस्या है सिर्फ उपेक्षा, अपमान, पुलिसिया जुल्म और गरीबी है, या फिर क्योंकि बार बार ये बात आई है होम मिनिस्ट्री लेवल के चर्चाओं में कि ये सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, आपकी नज़र से क्या लगता है? हमारी जो अपनी ही व्यवस्था है उसमें कमियां रहती हैं। उन्हीं कमियों में से अपराध है, आर्थिक अपराध है, सामाजिक समस्याएं हैं। अगर हम इसको व्यवस्थित ढंग से टैकल करें तो किसी अन्य को एक संगठन बना करके ये कहने का मौका ही कम मिलेगा कि ये व्यवस्था अच्छी नहीं चल रही है, इसलिए आप इसको छोड़ दें, नकार दें और कुछ दूसरी व्यवस्था लाएं। मेरा अपना मानना है कि अगर हम अपनी व्यवस्था को, जिसमें हमारे पास लेजिस्लेचर है, स्टेट है, जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, इसको अगर हम अपने तरीके से ठीक करें, ये समस्याएं आती रहेंगी, इनके साथ हमको जूझना पड़ता है, तो बजाय इसके कि हम किसी अन्य संगठन क्या कर रहा है इसके पीछे लगे, हम अपनी व्यवस्था को ही ठीक करें तो ज़्यादा अच्छा है। एक जो बात आती रही वो ये कि इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिलने के कारण ऐसी घटनाएं बढ़ती हैं, और इसको लेकर के प्राइम मिनिस्टर ने भी चिंता व्यक्त की है। इंटेलिजेंस रहता है, 100% कभी नहीं रहता है, कभी रहा भी नहीं है। वो कवर में रहता है, बहुत से फैक्ट्स कवर में है, उसको अनकवर करना 100% गारंटी के साथ नहीं किया जा सकता है, लेकिन जितना रहता है उसका एनालिसिस हो और उस पर कार्रवाई हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना है उस पर ही कार्रवाई अगर हो जाए अच्छे से। कई दफ़ा तो आपको ये लगता है कि कोऑर्डिनेशन के अभाव में ऐसी घटनाएं घट रही हैं? कोऑर्डिनेशन, टाइम से इंटेलिजेंस इनपुट मिल गया तो शायद आप अधिक। हाँ, कुछ कमियां रह जाती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी सूचना टाइम पे नहीं मिलती है, कुछ नहीं भी मिलती है, काफ़ी कुछ मिलती भी है, तो ऐसा कुछ बिग एंड ग्रेट प्रॉब्लम नहीं है। बिहार पुलिस का चेहरा एक आक्रामक चेहरा है, क्रूर चेहरा है, और जो घटनाएं दिखती हैं बिहार में, जिस तरह से पुलिस टैकल करती है मामलों को, उससे गलत मैसेज जा रहा है। पिछले 4 महीनों में जितना सब्र हम लोगों ने किया है, आप देखेंगे घटनाएं हुई हैं, लोग उग्र हो गए हैं, और हमने कोशिश की है कि हमारे पास अस्त्र, लाठी, शील्ड सब कुछ दिया हुआ है, उसके बावजूद भी हम लोगों ने अपनी तरफ से पिछले 4 महीनों के जितने भी घटनाएं हैं, आप अगर उस पर गौर करेंगे तो जितना पेशेंस बिहार पुलिस ने दिखाया है, वो पेशेंस शायद ही कहीं मिलेगा इसका मिसाल। और हम लोगों ने एक ही नारा दिया है बिहार पुलिस ने कि हम शूट अगर करना होगा तो हम कैमरा से शूट करेंगे, एविडेंस के लिए शूट करेंगे, वेपन से नहीं शूट करेंगे। वेपन ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के लिए है, वेपन उन प्रतिबंधित संस्थानों के लिए है जो अपने साथ अस्त्र लेकर के चल रहे हैं। वेपन्स उनके लिए नहीं हैं जो नागरिक हैं और खड़े हो जाते हैं किसी कारण से, वो उनकी उत्तेजना होती है और उस उत्तेजना को हम भी समझते हैं। तो हम उस उत्तेजना को, अगर उन्होंने अपराध किया उस उत्तेजना में, उसकी भी क्षमा उनको नहीं मिल सकती है। उसका एविडेंस कलेक्ट करते हैं और उसको प्रोसिक्यूट करते हैं और उनको सज़ा होगी कोर्ट में। उस सज़ा का उनका दीवानी अंजाम भी उनको भुगतना होगा। 6 महीने की भी अगर सज़ा हो गई तो उनको कई चीज़ों से महरूम होना पड़ेगा, इसका उनको अंदाज़ होना चाहिए। लेकिन उस वक्त उत्तेजना उनकी है, इसलिए हम उनके साथ बल का प्रयोग नहीं करते। अब इस नई पहल से लगता नहीं है कि अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा? बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। कुछ फ़र्क पड़ा 4 महीनों में जो तरीके आपने अपनाए? हाँ, फ़र्क पड़ेगा, अभी स्टार्ट हुआ है, फ़र्क पड़ेगा और मेरा विश्वास है कि फ़र्क पड़ेगा। और मैं बिना विश्वास के काम नहीं करता हूँ। विश्वास मेरा है, मैं जानता हूँ कि एक सही रास्ते पर हूँ, कानून के रास्ते पर हूँ। मेरी अपनी सोच है, सीधी सोच है। कानून ही हमारा अस्त्र है, मेरे पास और कोई अस्त्र नहीं है, और अगर कोई ढाल भी है तो कानून ही है। आर्थिक अपराध की दिशा में आपने काफ़ी महत्वपूर्ण पहल किए हैं, उसका क्या परिणाम देखने को मिल रहा है? ये एक पहल है हम लोगों की, बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों ने शुरू करने की कोशिश की है। आर्थिक अपराध, मैंने आपको अपने पहले प्रश्न के उत्तर में कहा था, अपनी व्यवस्था हमारी ठीक होनी चाहिए। हमारे घर के अंदर में एलिगेशंस हैं, करप्शन के एलिगेशन हैं, आर्थिक अपराध के एलिगेशन हैं, ओवरनाइट रिच होने के एलिगेशन हैं, इल गॉटन वेल्थ के एलिगेशंस हैं। समस्या बहुत बड़ी है, लेकिन हम लोगों को आगे बढ़ कर के जो केसेस मिल जाएं, जैसे क्रिमिनल साइड में भी जो वायलेंट क्राइम्स होते हैं, उसमें भी मैं यही कह रहा हूं कि जो पकड़े जा रहे हैं उनको सज़ा होनी चाहिए, और सज़ा इस स्पीड से होनी चाहिए कि दूसरों के लिए वो एक दृष्टांत बन जाए।
वही स्टाइल यहाँ पर भी है। आर्थिक अपराध में भी नंबर ऑफ़ पर्सन्स इन्वॉल्व ह्यूज, लेकिन अगर हम जो पकड़े जाते हैं, सामने आ जाते हैं, उनको अगर हम लॉजिकल एंड तक ला सकें, अगर उनका इल गॉटन वेल्थ है, प्रॉपर्टी उनके पास है, उनको हम अगर प्रॉपर्टी से महरूम कर दें, उनको भी समझ में आएगा कि ये करने का फ़ायदा क्या हुआ अगर प्रॉपर्टी ही मेरे पास नहीं रही। आपके इस पूरे प्रोसेस में जुडिशरी का क्या सपोर्ट है? क्योंकि आप तो सक्रिय हैं आर्थिक अपराध पे काबू पाने के लिए, लेकिन जो इस देश की न्यायपालिका है वो उस तुलना में एक्टिव नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल मानता नहीं हूँ इस बात को। जुडिशरी कोई ऐसी एजेंसी नहीं हो सकती है जिसको कि प्रोएक्टिवली अपने को एसोसिएट करना है। वो एक एजेंसी है जो इंडिपेंडेंट है और उसको फेयरली चलना होगा, क्योंकि उसके लिए दोनों ही बराबर है, प्रोसिक्यूशन एंड डिफेंस। मेरा रोल है जो हमें करना है उसको हम स्पीड से कर सकें। मेरा रोल है विटनेसेस को लाने का, मेरा रोल है अपने प्रोसिक्यूटर्स को बेटर बनाने का, मेरा रोल है अपने इन्वेस्टिगेशन को बेहतर बनाने का और स्पीडी बनाने का। तभी हम जुडिशरी से ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो इसको ट्रायल को फास्ट करे। अगर हम गवाह नहीं लाएंगे तो जुडिशरी अपने आप में तो कुछ भी नहीं कर सकती। क्राइम के मामलों में फास्ट हेयरिंग के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए ऐसी व्यवस्था आमतौर पे नहीं है। क्या लगता है कि इसके लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट हो तो शायद इकोनॉमिक ऑफेंडर को गिरफ्तार किया जा सकता है या काबू पाया जा सकता है? शायद आपका सजेशन ठीक है। अगर सरकार चाहे कि इसके लिए कुछ स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएं तो उससे कुछ और बेहतर हो सकता है, परंतु मैं अभी भी विश्वास करता हूं कि जो कोर्ट्स अवेलेबल हैं इकोनॉमिक ऑफेंसेस के लिए भी वो अवेलेबल हैं। हो सकता है इंडिपेंडेंट उनके लिए नहीं, एक्सपर्टीज नहीं है शायद। एक्सपर्टीज़ भी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि कोर्ट जज एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको हर समय एक नए तरह का केस मिलता है और उसके फैक्ट्स को उसको अलग से समझना पड़ता है और हर मामले में वो एक नए ढंग से देखता है, नया फैक्ट्स जानता है, उसके बारे में जानना पड़ता है। तो वो जब समझ लेते हैं, वो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, समझ लेते हैं। अगर उनको एक्सक्लूसिवली दिया जाए तो शायद और बेहतर रिजल्ट्स आए, शायद उसका डिमांड अभी है, परंतु मैं इससे विचलित नहीं हूँ। मैं लगा हुआ हूँ कि इनको भी फास्ट ट्रैक कर सकें। ये बात भी सही है कि वायलेंट क्राइम्स के इतना स्पीड इसमें नहीं आ पाएगा, लेकिन तब भी स्पीड जो बहरहाल व्यवस्था है उसमें तब भी आ सकता है। 18 से 30 और 35 साल के यूथ क्राइम की दुनिया में शामिल हो रहे हैं, उसमें पढ़े लिखे तबके भी आ रहे हैं। आप एक शिक्षक भी हैं, आपको क्या लगता है कि पढ़ा लिखा तबका क्यों इन्वॉल्व हो रहा है अपराध में? सीधी बात है, अगर किसी को लगने लगता है कि इस रास्ते पर निकलने से सफलता जल्दी मिल जाएगी और आसानी से मिलेगी तो वो उस रास्ते पर निकल जाता है। लोगों को लगने लगा था कि क्राइम करके समाज में सफलता हासिल की जा सकती है, ऐसा विश्वास है कई लोगों में और वो गलत नहीं है, क्योंकि उन लोगों ने दृष्टांत देखे हैं ऐसे। अगर उन दृष्टांतों को मिटाया जाए और भविष्य में ऐसे दृष्टांत नहीं होने दें, हम उसकी व्यवस्था की जाए तो लोग अपने आप सही रास्ते पर आ जाएंगे। इंट्रोगेशन में ये जो यूथ पकड़े जाते हैं उनकी लालसा क्या रहती है अपराध की दुनिया में शामिल होने के लिए? अपनी ज़रूरतें पूरी करना या फिर एक अंडरवर्ल्ड की तरह अपने को एक्ट करना? महत्वाकांक्षा तो होती ही है, महत्वाकांक्षा होती है। उनको लगता है कि इस रास्ते से तेज़ी से बढ़ा जा सकता है, पैसा कमाया जा सकता है, रास्ते में बढ़ा जा सकता है और उन्होंने दृष्टांत देखे हैं, पूर्व में अपने पूर्वजों को देखा है आगे बढ़ते हुए, तो उनको लगता है कि अगर वो बढ़ सकता है तो हम भी बढ़ सकते हैं। तो ये थी पहले दौर की बातचीत। अगले दौर की बातचीत करेंगे शिक्षक डीजीपी अभयानंद से, जिनसे जानना चाहेंगे कि सुपर 30 इनका मोह भंग कैसे हुआ और शिक्षा के क्षेत्र में इनकी पहल क्यों जरूरी है। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। बातचीत के दूसरे दौर में हम ये जानना चाहेंगे कि अभयानंद का शिक्षा के प्रति क्यों रुचि है और इसमें वो अपने आप को इन्वॉल्व करने के लिए क्यों लगातार प्रेरित रहते हैं। अभयानंद जी, आप एक पुलिस अधिकारी हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, उनको आप अपने यहाँ रखते हैं, उनको खाना खिलाते हैं। ये सारा जो पैशन है, ये सारी जो आपकी कोशिशें हैं, क्या मैसेज देता है? व्यक्तिगत रूप से मैं आपको बताऊं, एक फीलिंग है कि मुझे समाज से बहुत कुछ मिला है। आज जो कुछ भी मैं हूं, समाज का एक बहुत बड़ा देन है। उन लोगों ने मुझे आगे बढ़ने का ये मौका दिया है। तो एक स्टेज आता है ज़िंदगी में जब ऐसा लगता है कि जो मुझे मिला है
उसको मैं वापस करूं। आपने बच्चों के एक आईआईटी में लंबी फौज पैदा की है, कभी ऐसा लगा कि आप एक गलत पेशा में आ गए और आपको शिक्षक होना चाहिए था? बिल्कुल नहीं। मैंने कभी भी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़ करके ये नहीं सोचा है कि ये मैंने गलत कर दिया है। पेशा मेरा बिल्कुल सही है और इस पेशे में भी समझाने की आवश्यकता है। एक सीनियर लेवल पर जब ऑफिसर आता है तो वो अपने जूनियर्स को ट्रेन करता है, उनमें सही वैल्यूज़ इनकलकेट करता है और ये भी शिक्षा ही के सदृश होता है। सुपर 30 से आपका मोह भंग होने की खबर है, उसमें क्या कहना चाहेंगे? जो ओरिजिनल जो कॉन्सेप्ट था सुपर 30 का वो अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है। और सुपर 30 कोई, पहले तो मैं बताऊं आपके माध्यम से दर्शकों को कि ये कोई संस्था नहीं है। सुपर 30 कोई संस्था नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, एक बहुत बड़ा व्यापक कॉन्सेप्ट है। इसको सिर्फ आईआईटी के कोचिंग से रिलेट करके नहीं देखना चाहिए। एक चीज़ जो आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उसके बाद फिर ये कि 2007 में जब यूनियन गवर्नमेंट ने आईआईटी के लिए सिर्फ 60% मार्क्स तय कर दिया था, तो क्या लगा कि उसके बाद क्वालिटी में फ़र्क आएगा? मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि ये भारत सरकार की नीति थी और वो नीति बहुत बड़े डेटाबेस पर बनाई गई होगी। उतना बड़ा डेटाबेस मेरे पास है नहीं। मैं सिर्फ इतना ही जानता हूँ कि बिहार में बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो बहुत लेट जानते हैं, समझते हैं कि एक आईआईटी नाम की भी कोई संस्था होती है। आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ 10th पास करने के बाद लोगों को समझ ही में आता है। गांव से लोग आते हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि आईआईटी नाम की कोई संस्था भी है। और जब वो शहर में आते हैं और चारों तरफ देखते हैं कि आईआईटी नाम की कोई संस्था है, इसके लिए पढ़ाई की जा सकती है, तब वो स्टार्ट करते हैं। तो उनका लेट स्टार्ट होता है और यही कारण था कि वो लेट एंटर भी करते थे। बड़े शहरों में लोगों को पहले से जानकारी रहती है, उनके पेरेंट्स प्रबुद्ध होते हैं, वो पहले से उनको ब्रीफ करके रखते हैं, तो उनको थोड़ा अर्लियर स्टार्ट मिल जाता है। 60% मार्क के आधार पर आईआईटी में दाखिले की जो बात है, जो पहल की गई, उसके बाद आपको लगा कि ग्रामीण तबके का सामान्य व्यक्ति भी अब आईआईटी की शक्ल देख सकता है? आईआईटी की शक्ल तो अब बिहार से कम काफ़ी गरीब बच्चे आना शुरू हुए हैं। एटलीस्ट एक तो ज़रूर अंतर पड़ा है, उनमें एक हौसला हुआ है कि गरीब बच्चे जिनके पास पैसा नहीं है लेकिन टैलेंट है, वो भी आ सकते हैं। ये हौसला ज़रूर बढ़ा है इन प्रयोगों से। क्योंकि बड़े घर, पैसा, कोचिंग, विदेशों में शिक्षा, उसके बाद भारत आकर के आईआईटी के लिए तैयार करना, उस कंपेयर में गरीब बच्चे शायद नहीं टिक पाते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। और मैंने पहले भी कहा कि वो 10th तक तो गांव में बहुत टैलेंटेड हैं मैथ्स में, उनकी लॉजिकल थिंकिंग भी है, उनको पता ही नहीं रहता, उनको कोई बताने वाला नहीं रहता। वो जब शहर में आते हैं और एक लॉज से दूसरे लॉज और एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से दूसरे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि आईआईटी नाम की कोई चीज़ है और अच्छी है और इसमें किया जा सकता है। तब तक थोड़ा विलम्ब हो गया रहता है। फिर भी उन बच्चों को अगर हम लोग 1 साल 2 साल का सहारा दे देते हैं और वो निकल जाते हैं, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। और इनके ही निकलने से एक मैसेज जा रहा है गांव-गांव में कि अगर तुम में टैलेंट है तो कोई जगह है जहां पर कि जा कर के आप पढ़ाई करके और निकलने का प्रयास कर सकते हैं। आपके पढ़ाए बच्चे जब आईआईटी के लिए चुने जाते हैं तो आपको कैसा सुकून मिलता है? मैं आपको सच बताऊं, ज़िंदगी में मुझे उससे अधिक खुशी किसी भी चीज़ में नहीं मिली है। और मैं किसी भी चीज़ में कहता हूं तो वो लिटरली मैं मीन कर रहा हूं, किसी भी चीज़ में नहीं मिली है। और ये बच्चे उपकृत महसूस करते हैं, ऑब्लाइज महसूस करते हैं? अगर वो महसूस करते होंगे तो उनका बड़प्पन है, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो ऑब्लाइज नहीं महसूस करें, क्योंकि मैं उनके व्यक्तित्व को छोटा नहीं करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो माने कि ये उनकी शक्ति थी और उसी का परिणाम हुआ है कि वो आईआईटी में आए। लेकिन समाज में आपके बारे में एक ये धारणा है, बाहर के प्रदेशों में भी, कि जिन बच्चों को आपने ट्रेंड किया आईआईटी के लिए, उनके दाखिला के योग्य बनाया, उन बच्चों की फौज आगे की पीढ़ी को भी क्या इसी तरह से एक टीच करेगी या फिर आपकी परंपरा को निभाएंगे? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल वो डॉलर कमाने की दिशा में एक्टिव है। फैक्ट्स आपके पास क्या है मैं नहीं जानता हूँ, बट आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता सकता हूँ कि मैंने ये काम 10 साल पहले स्टार्ट किया था और आज जो भी प्रोफेशन में आया होगा वो 6 साल
एट बेस्ट जॉब में होगा। 4 साल उसकी पढ़ाई हुई होगी और 6 साल जॉब किया होगा। सभी मोस्टली प्राइवेट सेक्टर में हैं और कई लोगों से मेरा संपर्क भी है। 6 इयर्स इन दी प्राइवेट सेक्टर एक छोटा सा समय होता है। मैं ये चाहूँगा कि वो डॉलर कमाएं और बहुत डॉलर कमाएं, सही तरीके से कमाएं, और जब वो 45-50 के एज में आए देन दे शुड स्टार्ट गेटिंग बैक टू सोसाइटी एंड गिविंग बैक। अभी वो अपने पैर पर खड़े हों और इतनी मजबूती से खड़े हों कि वो सशक्त रूप से वापस कर सकें। उनकी प्रतिभा को देख ऐसा लगता है कि वो आपकी परंपरा को कायम रखने के लिए पहल करेंगे या फिर फर्स्ट इंडिकेशंस है, इसलिए मैं कह रहा हूँ चूँकि आज भी वो जब पढ़ते हैं और घर लौटते हैं छुट्टियों में, तो आप विश्वास नहीं करेंगे, वो स्टेशन से घर नहीं जा कर के सीधे सेंटर पर आते हैं और बच्चों के साथ जो नया ग्रुप है उनके साथ रह कर के उनको पढ़ाते हैं। तो ये फर्स्ट इंडिकेटर्स है कि वो वापस देने को तैयार हैं। मेरी इच्छा होगी और मैंने उनको बताया भी है। उन्होंने कई बार हमसे पूछा कि सर हम लोग क्या कर सकते हैं, और हमने उनको सीधा कहा कि आप पहले तो सशक्त रूप से खड़े होइए, मेक ए नेम फॉर योर सेल्फ, बी इन ए पोजिशन फ्रॉम वेयर यू कैन गिव बैक। अभी आप देने लायक नहीं हैं। चाहे IIM हो, IITs हो, III हो, जो सेंट्रल फंडिंग है एजुकेशन को लेकर के, वो एजुकेशन के टोटल बजटरी का 1% भी नहीं है। लगता है कि अगर इसमें फंडिंग और हो तो और बच्चे अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं। सच पूछिए तो उस लेवल पर मैंने कभी ऑपरेट नहीं किया है। ये फंडिंग क्यों ज़रूरी है और क्या करने से क्या हो सकता है, वो मेरा क्षेत्र रहा नहीं है, इसलिए मैं ऑफ हैंड बहुत कुछ नहीं कह पाऊँगा। लेकिन एक इमोशनल फीलिंग है कि फ़ंड से ज़्यादा जज्बे की ज़रूरत होती है। अगर हम में जज्बा रहेगा तो मैं कम पैसे में भी बहुत कुछ कर लूँगा, और जज्बा नहीं रहने से ज़्यादा पैसे भी कभी कभी व्यर्थ हो जाते हैं। अंतिम एक सवाल, जब कोई गरीब बच्चा, आपका पढ़ाया हुआ गरीब बच्चा IIT के लिए सिलेक्ट किया जाता है या होता है, उसकी पहली प्रतिक्रिया क्या होती है? इस इमेंस जॉय मैंने उसके जो आंखों में देखा है, वो एक ऐसी खुशी है, सिर्फ उसमें नहीं उसके पेरेंट्स में भी, क्योंकि उसे लगता है कि मैं इसके लायक था, और अगर ये लोग मदद नहीं करते तो वो कभी नहीं पहुंच पाता वहाँ। और ये फैक्ट है कि जिस कदर कोचिंग में पैसे की आवश्यकता हो गई है, जिनके पास नहीं है और उनमें मेरिट है, उनके पास कोई विकल्प नहीं बच जाता है, वो नहीं हो पाएंगे। उनको गाइडेंस अगर नहीं मिला, और अब ये प्रोफेशनल गाइडेंस बहुत कॉस्टली हो गया है। आज की इस खास पेशकश में बस इतना ही। अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं।